नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। अयोध्या मसले में आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है। चूंकि माहौल चुनावी है, ऐसे में अयोध्या मसला सियासत और वोट बैंक के लिहाज से बड़ा है। फिलहाल अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ये फैसला मध्यस्थता को लेकर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान से अपने आतंकियों और दुनिया की नजरों में अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान अब आतंकवादियों को हिरासत में लेने का नाटक कर रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में आतंक के अड्डे गुलजार हैं। चौतरफा कूटनीतिक दबाव के आगे क्या पाकिस्तान पस्त हो गया है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? लोकतंत्र और देश के विकास के लिए शांति जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान की कथनी और करनी किस तरह का विरोधाभास ली हुई है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ लोकतंत्र जिंदाबाद में। इसके अलावा लोकतंत्र जिंदाबाद में आज कुछ और बड़ी खबरें हैं जिनको हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, क्योंकि इनका लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। पहली खबर है, अयोध्या मामले में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर से सीजफायर तोड़ा। पुंछ में रिहायशी इलाकों में दागे भारी गोले। कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। जैश सरगना के 2 आतंकी भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। हाफिज के दोनों संगठनों पर बैन लगा दिया गया है। वहीं मिशन साउथ इंडिया में आज पीएम मोदी हैं। तमिलनाडु की राजनीति को लेकर पीएम का दौरा अहम हो जाता है। और इंडिया न्यूज के खुलासे पर देश भर के लोगों की प्रतिक्रियाएं आई है, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर कटघरे में खड़ा हो गया है। अब वो खबरें जो हम आपको नहीं दिखाने जा रहे हैं, जिनको हम इस बुलेटिन में नहीं टच करेंगे। अयोध्या मामले पर कोई ऐसे बयान नहीं दिखाएंगे हम आपको जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। अयोध्या केस से जुड़े हुए कोई क्लिप हम अपने बुलेटिन में नहीं दिखाएंगे जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। पाकिस्तान के ऐसे कोई भी बयान नहीं दिखाएंगे आपको जो आतंकियों का महिमा मंडन करते हो। आखिर यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों हम खबरों में अपने एडिटोरियल डिसीजन के साथ ये एक पैरामीटर तय करते हैं कि इन खबरों को हमको नहीं दिखाना चाहिए? इसके पीछे क्या तर्क होते हैं हमारे? देखिए दीपक, बहुत बड़ी इसकी वजह ये होती है, जो हम खबरें दिखाते हैं लोगों को वो एक पूरा इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को, उनका एक पूरा उससे पूरा उनका विचार बनाते हैं लोग। और इस तरह की कोई खबरें जो भड़काऊ हो सकती हैं, जिसके लॉ एंड ऑर्डर पे कोई फर्क हो सकता है या राष्ट्र के हित में वो नहीं है, तो जाहिर बात है उन खबरों को हम नहीं दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो अयोध्या मसले से जुड़ी है। समय बचाने के लिए क्या अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थता पैनल के लिए आज ही नाम देने के लिए कहा है, जिससे जल्द ही आदेश निकाला जा सके। हालांकि मुस्लिम पक्ष के अलावा निर्मोही अखाड़ा मध्यस्थता के लिए राजी है, लेकिन हिंदू महासभा मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। आज जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि ये दिमाग, दिल और रिश्तों को सुधारने का प्रयास है। हम मामले की गंभीरता को समझते हैं और हम जानते हैं कि इसका क्या असर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इतिहास भी जानते हैं, लेकिन बाबर ने जो किया उस पर हमारा नियंत्रण नहीं था, उसे कोई बदल नहीं सकता। हमारी चिंता केवल विवाद को सुलझाने की है, हम इसे जरूर सुलझा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद न हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो अयोध्या मसले से जुड़ी है। समय बचाने के लिए क्या अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है।
हम चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। I don't say it's not a possibility. They can always have tried to have mediation, but it will be a total sterile exercise. Why is that, sir? You don't. Because all the parameters have been already fixed. The land belongs to government, and even if they win the title suit, anybody, they will not get the land. They can at most get compensation for the land. देखिए सर, आपका क्या मानना है इसमें, क्योंकि मीडिएशन जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। मध्यस्थता सुरक्षित रखा तो मध्यस्थता तो उसको तो कोई के जीवा तो लगाना चाहिए। सुरक्षित रख लिया तो क्या हुआ, सामने आएगा तब तो पता लगेगा क्या मध्यस्थता के आदेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको। अगर मध्यस्थता होती तो हम लोग बहुत पहले कर ली होते। उच्चतम न्यायालय चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है, उसका प्रयास सराहनीय है, हम निंदा नहीं करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब 70 साल हो गया, तमाम लोगों की जान जा चुकी है, अगर उच्चतम न्यायालय इस मामले को फिर लटकाना चाह रहा है तो निश्चित रूप से देश के लिए दुखद होगा। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे पहला सवाल और वो ये कि क्या मध्यस्थता के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज ही फैसला सुना सकता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा? देखिए, आज फैसला सुनाएगा कि नहीं ये दीपक जी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है, सभी पक्षों को कहा है कि जो मीडिएटर है उसके नाम वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दें। एक आज की जो पूरी सुनवाई हुई है उससे 4 चीजें बिल्कुल साफ निकल कर आई हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये मन बना लिया है कि इस मामले में मध्यस्थता होगी, यानी इस मामले में मीडिएशन होगा। दूसरी अहम बात, मीडिएटर भी अपॉइंट होगा, ये भी तय हो गया। तीसरी अहम बात, जो भी मीडिएशन का काम होगा, जहां पर मीटिंग होगी, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और मीडिया को उससे दूर रखा जाएगा। और चौथी अहम बात यह है कि जो भी मीडिएशन होगा, जब पक्ष आपस में बैठकर बात करेंगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और पांचवी अहम बात कि जो मीडिएटर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। ये लगभग आज की सुनवाई से क्लियर हो गया है, क्योंकि अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मीडिएटर के नाम नहीं मांगता। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसे मीडिएटर नियुक्त करता है और क्या मीडिएशन के लिए आदेश देता है या नहीं। क्योंकि दीपक जी, मीडिएशन में ये होता है कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, लेकिन यहां पर जो हिंदू पक्ष है निर्मोही अखाड़े के अलावा, वो चलने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम 1 इंच जमीन नहीं दे सकते। यही बात हिंदू महासभा, यही बात राम लला विराजमान ने सुप्रीम कोर्ट में कही। तब जस्टिस बोबड़े ने यह कहा कि जो बात आप हमारे सामने रख रहे हैं वही बात आप मीडिएटर के सामने भी रखिए कि आप इस मामले में सहमत नहीं है, लेकिन आप एक बार प्रयास तो करिए। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ जस्टिस बोबड़े से अलग दिखे। उन्होंने कहा यह मामला केवल 2 पार्टियों के बीच का नहीं है, ये मामला 2 समुदायों के बीच में है। अगर ऐसे में 2 पार्टियों के बीच में मीडिएशन हो भी जाता है, समझौता हो भी जाता है, तो लाखों लोगों को उसमें कैसे उसे बंधक बनाया जाएगा, यानी लाखों लोग उसे मानने के लिए कैसे मजबूर होंगे, ये बात उन्होंने कही। तो जाहिर तौर पर एक बेहद दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आए, लेकिन यूपी सरकार का इसमें स्टैंड बेहद दिलचस्प था। यूपी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में मीडिएशन नहीं हो सकता, यानी मीडिएशन को लेकर केवल 2 पक्ष है, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष। लेकिन निर्मोही अखाड़ा भी ये कह रहा है कि हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे। रामलला विराजमान, हिंदू महासभा ने साफ तौर पे कह दिया कि 2010 में भी 89 के तहत हाईकोर्ट ने हमें बुलाया था, हमने अपनी बात रखी, समझौता नहीं हो पाया। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल बहस शुरू करे। यूपी सरकार भी कह रही है कि इसमें अब समझौता नहीं हो सकता। अब देखना यह होगा कि क्या जो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को कहा था कि अगर 1% भी ये उम्मीद है कि इसमें समझौता हो सकता है तो हम प्रयास करेंगे, क्या उसी के बाबत सुप्रीम कोर्ट समझौते को लेकर आदेश देता है या नहीं, ये देखना होगा। नहीं, इसमें एक क्लैरिटी और मैं आपसे चाहूंगा।
मुस्लिम पक्ष चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन जो हिंदुओं के दो पक्ष है, हिंदू महासभा और रामलला विराजमान, वो कहते हैं बातचीत नहीं होगी। निर्मोही अखाड़ा कहता है कि बातचीत होगी, लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद कि हिंदू पक्ष में मेजॉरिटी का विरोध है, सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन के लिए पहल करेगा, क्योंकि 1 दशक ऑलरेडी पूरा हो चुका है हाई कोर्ट के फैसले को आए, और तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिंगर ऑन कर रहा है। जो पिटिशंस आई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है, और इसी के चलते कई सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कही जा रही है, और कई सारे विवाद भी हमको सुनने को मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है, इस मामले को क्यों लटकाना चाहता है। ये भी एक इमोशन लोगों के दिमाग में है। तो ऐसे में एक मध्यस्थता का चांस क्या सुप्रीम कोर्ट देना मुनासिब समझेगा, या देने का मन बना लिया है? आप देखिए दीपक जी, देखिए 26 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों का समय दिया था, जो अपील फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा था कि सभी पक्ष ये देखें कि यूपी सरकार ने अनुवाद का जो काम है, जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, उसका सही से अनुवाद किया है कि नहीं। उन्हीं 8 हफ्तों के बीच में हम मीडिएशन का प्रयास करेंगे, ये जस्टिस बोबड़े की टिप्पणी थी, तब उन्होंने मीडिएशन की पहल की थी। तो उम्मीद यही है कि जब मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, उससे पहले ही मीडिएशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। सेक्शन 89 जो है वो साफ तौर पे ये कहता है कि कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो दो पक्षों को कह सकता है कि आप कोर्ट के बाहर आपसी रजामंदी से इस मसले को सुलझा लो, और वो आके कोर्ट में सबमिट कर दो, और उसके बाद कोर्ट जो है उस पर आदेश पारित कर देगा। लेकिन 89 ये भी कहता है कि इसमें दोनों पक्षों का इकरारनामा सलाह, मतलब दोनों पक्षों का एक मत होना जरूरी है। यहां पर यही पेच फंस रहा है। कोई भी हिंदू पक्ष हो वो जमीन का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या मीडिएशन हो पाएगा, क्या विकल्प निकल पाएगा, ये जो तमाम चीजें होंगी वो वहां पर मीडिएटर के सामने रखी जाएंगी। आज मुस्लिम पक्ष ने यह भी मांग की कि जो भी मीडिएशन का काम हो, बोले आशीष खत्म कीजिए। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि जब मीडिएशन हो उस समय मीडिया को इसकी कवरेज करने की इजाजत ना दी जाए। तब कोर्ट ने यह कहा कि हम गैग ऑर्डर पास नहीं कर सकते, हम मीडिया को बंद नहीं कर सकते कि वो रिपोर्टिंग ना करें, लेकिन हम इसे गोपनीय रखेंगे और मीडिया फिलहाल इसकी रिपोर्टिंग ना करे, उसको लेकर वो बाद में इसको देखेंगे कि इसकी रिपोर्टिंग ना हो। लेकिन गैग ऑर्डर पास करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया मीडिएशन को लेकर। इंतजार सुप्रीम कोर्ट का करना होगा, वो दिन कौन सी होगी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को मीडिया आपस में रजामंदी से मसले को सुलझाने के लिए कहता है, और सबसे अहम बात मीडिएटर कौन होगा। आशीष, एक सवाल मेरा भी है आपसे कि कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन भी हो सकती है क्या? किसी रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया जा सकता है इस बाबत? देखिए आंचल, इसमें सभी सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को मीडिएटर के नाम देने के लिए कहे हैं। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह संकेत नहीं दिए कि इसमें क्या कोई रिटायर्ड जज होगा, लेकिन पिछली सुनवाई में भी जस्टिस बोबड़े ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये जो भी मीडिएशन होगा वो कोर्ट मॉनिटर होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही मीडिएशन का काम होगा, और सुप्रीम कोर्ट जिसे मीडिएटर नियुक्त करेगा उसके पास सभी पक्षों को जाकर अपनी बात रखनी है। ये तो तय है कि कोर्ट की निगरानी में होगा, लेकिन रिटायर्ड जज होंगे ये तय नहीं है। एक और पहलू ये भी है कि अगर कोर्ट ये कहता है मीडिएटर को कि आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद रिपोर्ट हमें सुप्रीम कोर्ट में दें, तो इसका मायने ये भी है कि 3 हफ्तों के भीतर मीडिएशन का काम हो जाएगा, और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या मीडिएशन की संभावना है। अगर है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ी और सुनवाई करे, नहीं तो जो फाइनल हियरिंग है जो 8 हफ्ते बाद के लिए लगी है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई शुरू करेगा। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एक पर्सपेक्टिव आना बाकी है आचल, और हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि अब तक बातचीत की कौन कौन सी कोशिश हुई है, हम ये समझेंगे कि बातचीत क्यों फेल हुई है, हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो बातचीत के लिए पहले पहल कर चुके हैं और आज उनका क्या लोकस स्टैंडी है, और सुप्रीम कोर्ट के इस नए इनिशिएटिव के बाद इस पूरे मसले पर क्या माहौल बन सकता है देश में चुनाव के पहले। भारत की कूटनीति का बड़ा असर हुआ है। चौतरफा कूटनीतिक दबाव के चलते जैश सरगना मसूद अजहर के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 44 आतंकवादियों को पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया है। इतना ही नहीं, इस कदम के कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर बैन लगा दिया। खास बात यह है कि 4 मार्च को ही पाकिस्तान ने JUD को वॉच लिस्ट में रखा था, लेकिन एक दिन के अंदर उस पर बैन लगा दिया गया।
हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस्लामाबाद से मुनीब कादिर इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुनीब, इस कदम को पहले, क्योंकि हम कल परसों ही चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जेयूडी और एफआईएफ के ऊपर पहले उसको वॉच लिस्ट में रखा गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश दिया गया था कि ये बैंड आउटफिट्स हैं। जैसे ही चोरी पकड़ी गई पाकिस्तान की कि ये झूठ बोला गया, ये बैंड प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट्स नहीं किए गए हैं, बैंड डिक्लेयर नहीं किया गया है, वॉच लिस्ट से उसको बैन कर दिया गया। ये सवाल उठे। जी, ये बड़ी देर से एक ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अभी ये भी इसको साल भी नहीं हुआ, लेकिन ये जब से आए काफी देर से ये दो बातें कर रहे हैं। एक तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के, और दूसरी बात ये लोग कर रहे हैं क्रैकडाउन ऑन टेररिस्ट। पुलवामा से 3 दिन पहले, पुलवामा अटैक से 3 दिन पहले खबरें क्या आ रही थी फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, वो ये कि अभी हम लोग क्रैकडाउन लॉन्च करेंगे टू बिगिन विद इंटरनेट के ऊपर, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, इनको मॉनिटर करेंगे कि इनकी कम्युनिकेशंस नेटवर्क क्या है। उसके बाद क्या होता है, खैर पुलवामा वाली ट्रेजेडी तो हुई, और फिर नेशनल एक्शन प्लान की जो इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाती। 3 मार्च को ही हेडलाइंस आई थी, हमारा जो पाकिस्तान का पब्लिकेशन है द न्यूज, उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने जियो को भी इंटरव्यू में कहा कि वी कैन नॉट अलाउ, हम किसी को परमिशन नहीं दे सकते कि हमारी जमीन का, पाकिस्तानी सॉइल का इस्तेमाल करें ताकि वो कहीं और अटैक कैरी आउट करें। सो ये जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट का आउटलुक है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है कि टेररिस्ट की टुवर्ड्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी और इंटॉलरेंस के टुवर्ड्स भी नो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। इसलिए आप देखिए द माइनॉरिटीज की राइट्स की प्रोटेक्शन एकदम से बढ़ गई है। एक ही पंजाब के जॉनसन मिनिस्टर, उन्होंने कुछ बातें कही थी जो कि लोगों को नहीं पसंद आई, जो नहीं भाई, और उनको निकाल दिया गया। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स 2 कॉजेस, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड टेररिज्म एलिमिनेशन। और ये ऑटोमेटिकली, इसमें पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा फायदा है, इसमें भारत का भी फायदा, पूरी दुनिया का फायदा है, बिकॉज मैं हमेशा ये मानता चला आता हूं कि टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट है और इसके लिए हमें ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन करना होगा। मुनीब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपको पता है टेररिज्म एक ग्लोबल खतरा है, जब आपको पता है कि ये लोग आतंकवाद से जुड़े काम करते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया है, जब आपको पता है कि हाफिज सईद का काम वहां पर सीधा नहीं है, वो भारत के अंदर आतंक को भेजता है, जब आपको पता है कि मसूद अजहर ने पुलवामा कांड कराया है, तो ऐसे में मसूद अजहर के 2 भाइयों को तो आपने हिरासत में लिया, लेकिन मसूद अजहर अभी भी खुला घूम रहा है। तो सवाल मेरा यह है कि आखिर क्यों मसूद अजहर खुला घूम रहा है, आखिर क्यों हाफिज सईद को 26/11 के बाद उसको लॉजिकल जो जुडिशियल प्रोसेस है उससे नहीं गुजारा गया? जी, वो एक कहावत होती है ना इंग्लिश में, 1 स्टेप एट ए टाइम। तो इधर बिल्कुल वही हो रहा है। अभी भाई तक आ गए, बेटे तक आ गए। वो जौन सा अपने शख्स का नाम ले लिया है अजहर का, वो तो हॉस्पिटल में है, लेकिन वो भी एक तरह से कस्टडी समझे, वो क्या घूम फिर सकता है, वो तो हॉस्पिटल में है सूत्रों के अनुसार जो सुनने में आ रहे हैं। दूसरे जौन से आपने शख्स का नाम लिया है उसकी तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस बैन, जेयूडी बैन, एफआईएफ बैन, कितनी कुछ देर लग जाएगी कि वो शख्स भी बैन हो जाए। तो ये मैं कह रहा हूं 1 थिंग एंड 1 स्टेप एट ए टाइम। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, मुझे एक यूनिटी नजर आ रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और शुक्र है पाकिस्तान माशाल्लाह इस एक इंटरनेशनल यूनिटी का हिस्सा है। कलेक्टिव एक्शन हो रहा है, नहीं तो ऐसा क्यों है कि इंटरनेशनल यूनिटी का तो सो कॉल्ड 2001 के बाद से हिस्सा है, लेकिन फिर भी मुंबई हमला हुआ, लेकिन फिर भी मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ है। उसके बावजूद उरी में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ, ये सब चीजें मुनीब आपको याद है। आप तो 2001 से आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ बने हुए हैं, लेकिन भारत को आप आतंक परोसते हैं। जो हुआ पाकिस्तान ने उसको कोई सराहा नहीं, उसको अपनाया भी नहीं। जब आप एक चीज को नहीं अपनाते उसका मतलब यू कंडेम इट ऑटोमेटिक। सो चाहे वो पठानकोट कह लें, यूडी कह लें, या पुलवामा जो इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है, इन सारों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एक ही चीज आई थी, वी डिनाई इट। व्हाई डू वी डिनाई इट? क्योंकि हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको बुरा समझते हैं। फॉरेन सॉइल के ऊपर अटैक लॉन्च करना बुरा है, और ये चीज इंडिया को भी फॉलो करनी चाहिए। कल क्यों अपने सबमरीन्स भेजे चले जा रहे थे? देखिए आप जो बात कह रहे हैं कि आईएसआई और सेना भी ऐसा ही मानती है, सारे ऐसा मानते हैं कि ये टैक्स जौन से हैं एक दूसरे की सॉइल के ऊपर ही करना गलत है। इसी तो हमारी सेना बार बार कह रही है कि अभी भी पीस कर लो। कल सबमरीन आई, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने किस तरह। तो अगर आप ये मानते हैं तो आपको सबसे पहले मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंप देना चाहिए, दाऊद इब्राहिम को भी दे देना चाहिए। इन 3 लोगों को आपको भारत को सौंप देना चाहिए, मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम। आप इशारे करेंगे, ऐसे तो नहीं चल सकता। अगर आप चाहते हैं कि जी हमें ये बंदा हैंड ओवर करे, वो बंदा हैंड ओवर करें, या चलो उसके खिलाफ फ्लावर और ढमका एक्शन ले लें, उसके लिए एक फॉर्मल डायलॉग प्रोसेस होना होता है। ये हमेशा इसको कहते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी।
तो मुझे तो लगता है सारा कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है भारत की जो जायज मांगे हैं हमारी हुकूमत उसको पूरा करना चाहती है। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें, शाह महमूद कुरैशी साहब के इंटरव्यू, वो कहते हैं हम सारा कुछ कर भी सकते हैं, हम सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन इससे हम कह रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत या साइड जौन सी हमारे साथ टेबल पर आए, टॉक्स शुरू करें, टॉक्स के बाद फिर एक्शन होगा, लेकिन एक्शन टॉक से पहले कभी नहीं होते। मुनीब, गोली और बोली दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मुनीब, आपको ये समझना होगा कि गोली और बोली दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तशद्दुद बस कर दीजिए, गोलियां पाकिस्तान नहीं बरसा रहा, हम अमन पसंद लोग हैं। आपके घर में बैठे हुए लोग बरसा रहे हैं, हाफिज सईद बरसा रहा है, मौलाना मसूद अजहर बरसा रहा है, दाऊद इब्राहिम षड्यंत्र कर रहा है। आप इन चीजों को नहीं जानते क्या? आपको पता नहीं है क्या? और अगर ये लोग बरसा रहे हैं, आपके पड़ोसी के रिश्ते आपके पड़ोसी देश खराब कर रहे हैं, तो उन देशों को सौंप देते जिन देशों में ये इस तरह की एक्शन कर रहे हैं। क्या है मतलब हम लोग एक्शन लेते हैं, पाकिस्तान एक्शन लेता है, एक कदम लिया है, फिर दूसरा कदम होगा, फिर तीसरा कदम होगा, हो रहा है, जल्द से जल्द हो रहा है। 26/11 के बाद के 10 कदम बता दीजिए। 26/11 के बाद के 10 कदम बता दीजिए। करते आप पाकिस्तान को डिस्करेज कर रहे हैं। मुनीब, 26/11 के बाद के 10 कदम बता दीजिए। कौन से 10 कदम आपने 2008 के बाद 26/11 के बाद लिए? 11 साल हो गए हैं। क्या हाफिज सईद को सजा हुई? उसके बाद मैं बताता हूं, नो वरीज। उसके बाद कदम ये हुआ है कि जी 4 मार्च 2019 को एक लॉ पास होता है, देर आया पर दुरुस्त आया। उसके बाद क्या होता है कि 2008 से 2019 11 साल आप सो रहे थे। मुनीब, ये बताइए 11 साल आप सो रहे थे, क्यों पकड़े गए हैं? क्योंकि इन लोगों के ऊपर शक व शुबहात, तो क्या बताइए 11 साल के आप सो रहे थे? 11 साल के सो रहे थे 2008 से 2019 साल अपहीवल्स हो रहे थे। 11 साल हम लोगों को कोई साथ नहीं मिल रहा था, कोई हम लोगों को डायलॉग नहीं मिल रहा था। क्या हो गया अगर मोदी साहब मिलके उससे कुछ नहीं हो पाया, उससे कुछ नहीं हो पाया। 2008 के बाद होम मिनिस्टर चिदंबरम, इलेक्शन हो रही है, गवर्नमेंट बदल रही है, लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट आई है एक पाकिस्तान गया था, ये कहती है आज बात करें, ये लोग इतने साल तक बैठे हैं, 2024 तक इधर बैठे हैं, तो ये मनमोहन सिंह करेंगे। मेरी बात, आपको पता नहीं है, के साथ आपकी जानकारी अधूरी है। सुन लीजिए मेरी बात। शर्म एल शेख में भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये मैं आपको समझा रहा हूं। शर्म एल शेख में भारत और पाकिस्तान की बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी, ये बताइए। यूसुफ रजा गिलानी और मनमोहन सिंह के बीच टॉक्स हुई थी या नहीं हुई थी, ये बताइए। हुई थी, लेकिन उसके बाद कितनी गवर्नमेंट्स बदली, कितना पॉलिटिकल टर्मोइल आया। अब हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है सारी। आपको अच्छा मुझे बताइए, एसएम कृष्णा जो भारत के विदेश मंत्री थे, वो पाकिस्तान गए थे या नहीं गए थे? एसएम कृष्णा भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे या नहीं गए थे? जाना चाहते हैं ले लें, लेकिन उसका एक फॉर्मल प्रोसेस होता है ना। हमारे कोई चहीते तो नहीं है ये सारे। जितने डोजियर आपको सौंपे गए हैं, मेरे ख्याल से अब आपके यहाँ पर एक कमरा बन गया होगा जिसमें आप वो तमाम फाइलें रख सकते हैं। कमरे भर के फाइलें दी आपको 26/11 पर, तो इसीलिए तो इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हुए। ये वाली हुकूमत इसके ऊपर अमल कर रही है। इस हुकूमत की बात करें, आप पीछे देखते रहते हैं, हर वक्त ये हुआ था, वो हुआ था, जब पीछे कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा मुनीब? जब पीछे कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा? मुझे आप बताइए, 11 साल लग गए आपको हाफिज सईद के बारे में पता करने में, और आप फिर से सबूत मांग रहे हैं। 11 साल से आप खामोश बैठे हैं। धोना डाला वैसारों ने। आप 11 साल से खामोश बैठे कि नहीं बैठे 26/11 पर, ये बताइए। एक अच्छे हमसाये पुलवामा में भी बैठे हुए हैं आप, वरना मसूद अजहर पर कार्रवाई करते हैं आप। मसूद अजहर को गिरफ्तार करते, भले से वो अस्पताल में है, वही गिरफ्तारी होती। ये होती है तमीज से एक दूसरे से बैठ के बात करना, ना कि आंख मचोली खेलना। आंख मचोली का खेल लगा रखा है। आंख बिचौली खेलना किसने शुरू किया है? ये पाकिस्तान ने शुरू किया है। पाकिस्तान ने शुरू नहीं किया, पाकिस्तान खत्म कर रहा है। अब आप प्लीज एलओसी की वायलेशंस खत्म कीजिए, आप अपने सबमरीन्स भेजना बंद कीजिए, ये जो खाली तैयारे आते रहते हैं खाली पेलोड के साथ, ये बंद कीजिए, बातें शुरू करते हैं। देखिए, आपका और मेरा एक ही लक्ष्य है, आप गोली चलाएं, हम बातें करें, हमें सिक्योरिटी मिले। हमें मुझे लगता है आप नए लड़ाई किस चीज की है? नए कमेंटेटर मुझे दिख रहे हैं, इसलिए जो है आप उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले हुई।
1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था और हर बार चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, सबसे पूछा गया कि दाऊद को कब सौंपेंगे। कराची में क्लिफ्टन रोड पे रहता है वो। कश्मीर को लेकर तो मैदान किसके लिए खाली रह गया? आतंकवादियों के लिए। ये जो खाली मैदान छोड़ा हुआ है इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए ताकि आतंकवादी आकर इसको भर ना सकें। आतंकवादियों ने नाजायज फायदा उठाया है भारत और पाकिस्तान लड़ाई का। इसी कहते लड़ाई छोड़ो, सुलह करो। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे इकदाम और इन आतंकवादियों को पाल कौन रहा है? अपनी विलिंगनेस का इजहार है क्रैकडाउन। ये बता दीजिए इन आतंकवादियों को पाल कौन रहा है? इन आतंकवादियों को सेफ पैसेज कौन दे रहा है? इन आतंकवादियों को फंड कौन दे रहा है? इन आतंकवादियों को रिक्रूटमेंट कौन करवा रहा है? पाल रही है आपके आईएसआई, कश्मीर डिस्प्यूट चला आपके आईएसआई, जिसका मतलब शायद भारत पाल रहे हैं इनको। अगर भारत कश्मीर डिस्प्यूट खत्म कर इसीलिए वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ऐसे चले जाएंगे और बिरयानी खा रहे हैं, होगा कि नजर ही नहीं आएंगे। इसीलिए वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और बिरयानी खा रहे हैं। आप भाई हैं मेरे, आप मेरे भारतीय भाई हैं, आप इनको पालना बंद कीजिए प्लीज। जब पाकिस्तान इकदाम इनके खिलाफ आपको लगता है हम हाफिज सईद मसूद अजहर को पाल रहे हैं? जरा मुनीब को थोड़ा समझा दीजिए। मुनीब, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहते हैं बात करो, टॉक्स जितनी बारी हुई है उतनी बारी ब्रेक डाउन हुई है क्योंकि खंजर पाकिस्तान आकर खोप देता है। आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करते हैं? अगर ये लोग आतंकवाद वहां पर फैला रहे हैं, साफ है आपके मुताबिक, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, तीनों को हमें सौंपे। समस्या तो आप फॉर्मल फोरम तो बनाएं, उसके ऊपर कहें कि सौंपे। मुझे तो लगता है सौंप ही सकते हैं। देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कहा है, आप बातें की, हमने बातें की, इस हुकूमत के साथ कभी फॉर्मल टॉक की? होने लगी थी सितंबर में जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे न्यूयॉर्क में, नहीं हुई। आप पुरानी हुकूमतों को गिन रहे हैं जो कि पता नहीं अपने दिन। वो पुरानी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं थी क्या? टिम्बकटू की थी। वो पुरानी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं थी जिनसे बात हो रही थी, वो टिम्बकटू की थी क्या? अच्छा भाई, मेरा एक सवाल है, अब आपको क्या चाहिए? अब की बात करें, व्हाट डू यू वांट नाउ? हमको चाहिए हाफिज सईद, हमको चाहिए दाऊद इब्राहिम, हमको चाहिए मसूद अजहर, दे दीजिए। तो फिर इसलिए डायलॉग शुरू कर दीजिए। आप दे दीजिए ना, डायलॉग शुरू हो जाएगा। आप दे दीजिए, डायलॉग शुरू हो जाएगा। बार मुसलसल हमारी हुकूमत आपको इनवाइट कर रही है और हमारी हुकूमत की एक शर्त है। आप एक आर्टिकल लिखे, आप एक आर्टिकल लिखे और ये बोले कि मैं खुद एक मांग करता हूं, पाकिस्तान पत्रकार, पाकिस्तान पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर तीनों को भारत को सौंप दिया जाना चाहिए। समस्या तो यह है मुनीब कि सब लोग अपनी सरकार से ऊपर हो गए हैं। मैं एक और बात करना चाहूंगा कि फिर मैं कहता हूं कि भारतीय साइड भी आए और हमारे सरकार के न्योते को स्वीकार करे और वो उनके साथ डायलॉग शुरू करे। आप दे दीजिए, हम डायलॉग शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों ने इतनी ना, हाँ जी मुनीब, बातें तो पहले भी हुई है, हम आप पर भरोसा क्यों करें, ये जवाब देना। पीटीआई के साथ कब बातें हुई हैं? मुझे बताएं, पीटीआई सरकार के साथ कब बातें हुई हैं? नहीं, कल सीटीआई आ जाएगा, आप बोले इनके साथ कहाँ बातें हुई है? कल एलटीआई आ जाएगा, आप बोलेंगे इनके साथ कहाँ बातें हुई है? बोलना होता तो बातें ही करते रहे आपसे, काम की कोई काम नहीं करे आप। कि ये वाली सरकार जो सी है वो सिर्फ एक्शन नहीं कर रही, वो कानून भी पास कर रही है। क्यों? ताकि कानून। अच्छा, एक मिनट मुनीब, एक बात का जवाब दीजिए। क्या नवाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की सरकार नहीं थी? क्या परवेज मुशर्रफ की सरकार पाकिस्तान की सरकार नहीं थी? क्या आसिफ अली जरदार पाकिस्तान के राष्ट्रपति नहीं थे? बताइए मुझे, सवाल का जवाब दीजिए। क्या यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे? जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं जी, ये सारे थे, लेकिन थे। ये पीटीआई हुकूमत कोई और हुकूमत है, वो कोई और हुकूमत है, थे सारे पाकिस्तान के। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, जो नई रियासत आई है पाकिस्तान में, इसकी डिफरेंट विजन है। आजमा कर देख लीजिए, मुझे नहीं लगता मायूसी। इसका मतलब आपकी बात सुनकर लगता है, आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं है। आपका अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं है। आप तो भारत क्यों इतना राहुल गांधी को बुरा कहते हैं? अगर कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो उसका राहुल गांधी कहां जाएगा भाई? पॉलिटिकल डिफरेंस। मैं हाफिज सईद की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं। ये तो वही हो गया जब मैंने शाह महमूद कुरैशी से। भारत की कूटनीति का बड़ा असर हुआ है। चौतरफा कूटनीतिक दबाव के चलते जैश सरगना मसूद अजहर के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 44 आतंकवादियों को पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया है। इतना ही नहीं, इस कदम के कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर बैन लगा दिया। खास बात यह है कि 4 मार्च को ही पाकिस्तान ने JUD को वॉच लिस्ट में रखा था, लेकिन एक दिन के अंदर उस पर बैन लगा दिया गया।
हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस्लामाबाद से मुनीब कादिर इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुनीब, इस कदम को पहले, क्योंकि हम कल परसों ही चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जेयूडी और एफआईएफ के ऊपर पहले उसको वॉच लिस्ट में रखा गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश दिया गया था कि ये बैंड आउटफिट्स हैं। जैसे ही चोरी पकड़ी गई पाकिस्तान की कि ये झूठ बोला गया, ये बैंड प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट्स नहीं किए गए हैं, बैंड डिक्लेयर नहीं किया गया है, वॉच लिस्ट से उसको बैन कर दिया गया। ये सवाल उठे। जी, ये बड़ी देर से एक ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अभी ये भी इसको साल भी नहीं हुआ, लेकिन ये जब से आए काफी देर से ये दो बातें कर रहे हैं। एक तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के, और दूसरी बात ये लोग कर रहे हैं क्रैकडाउन ऑन टेररिस्ट। पुलवामा से 3 दिन पहले, पुलवामा अटैक से 3 दिन पहले खबरें क्या आ रही थी फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, वो ये कि अभी हम लोग क्रैकडाउन लॉन्च करेंगे टू बिगिन विद इंटरनेट के ऊपर, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, इनको मॉनिटर करेंगे कि इनकी कम्युनिकेशंस नेटवर्क है। उसके बाद क्या होता है, खैर पुलवामा वाली ट्रेजेडी तो हुई, और फिर नेशनल एक्शन प्लान की जो इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाती। 3 मार्च को ही हेडलाइंस आई थी, हमारा जो पाकिस्तान का पब्लिकेशन है द न्यूज, उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने जियो को भी इंटरव्यू में कहा कि वी कैन नॉट अलाउ, हम किसी को परमिशन नहीं दे सकते कि हमारी जमीन का, पाकिस्तानी सॉइल का इस्तेमाल करें ताकि वो कहीं और अटैक कैरी आउट करें। सो ये जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट का आउटलुक है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है कि टेररिस्ट की टुवर्ड्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी और इनटॉलरेंस के टुवर्ड्स भी नो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। इसलिए आप देखिए द माइनॉरिटीज की राइट्स की प्रोटेक्शन एकदम से बढ़ गई है। एक ही पंजाब के जौन से मिनिस्टर, उन्होंने कुछ बातें कही थी जो कि लोगों को नहीं पसंद आई, जो नहीं भाई, और उनको निकाल दिया गया। तो अब हम लोग मूव करें टुवर्ड्स 2 कॉजेस, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड टेररिज्म एलिमिनेशन। और ये ऑटोमेटिकली, इसमें पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा फायदा है, इसमें भारत का भी फायदा है, पूरी दुनिया का फायदा है, बिकॉज मैं हमेशा ये मानता चला आता हूं कि टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट है और इसके लिए हमें ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन करना होगा। मुनीब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपको पता है टेररिज्म एक ग्लोबल खतरा है, जब आपको पता है कि ये लोग आतंकवाद से जुड़े काम करते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया है, जब आपको पता है कि हाफिज सईद का काम वहां पर सीधा नहीं है, वो भारत के अंदर आतंक को भेजता है, जब आपको पता है कि मसूद अजहर ने पुलवामा कांड कराया है, तो ऐसे में मसूद अजहर के 2 भाइयों को तो आपने हिरासत में लिया, लेकिन मसूद अजहर अभी भी खुला घूम रहा है। तो सवाल मेरा यह है कि आखिर क्यों मसूद अजहर खुला घूम रहा है, आखिर क्यों हाफिज सईद को 26/11 के बाद उसको लॉजिकल जो जुडिशियल प्रोसेस है उससे नहीं गुजारा गया? जी, वो एक कहावत होती है ना इंग्लिश में, 1 स्टेप एट ए टाइम। तो इधर बिल्कुल वही हो रहा है। अभी भाई तक आ गए, बेटे तक आ गए, वो जौन सा आपने शख्स का नाम ले लिया है अजहर का, वो तो हॉस्पिटल में है, लेकिन वो भी एक तरह से कस्टडी समझे, वो क्या घूम फिर सकता है, वो तो हॉस्पिटल में है सूत्रों के अनुसार जो सुनने में आ रहा है। दूसरे जौन से आपने शख्स का नाम लिया है, उसकी तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस बैन, जेयूडी बैन, एफआईएफ बैन, कितनी कुछ देर लग जाएगी कि वो शख्स भी बैन हो जाए। तो ये मैं कह रहा हूं 1 थिंग एंड 1 स्टेप एट ए टाइम। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, मुझे एक यूनिटी नजर आ रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और शुक्र है पाकिस्तान माशाल्लाह इस एक इंटरनेशनल यूनिटी का हिस्सा है, कलेक्टिव एक्शन हो रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि इंटरनेशनल यूनिटी का तो सो कॉल्ड 2001 के बाद से हिस्सा है, लेकिन फिर भी मुंबई हमला हुआ, लेकिन फिर भी मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ है, उसके बावजूद उरी में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ, ये सब चीजें मुनीब आपको याद है। आप तो 2001 से आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ बने हुए हैं, लेकिन भारत को आप आतंक परोसते हैं। जो हुआ पाकिस्तान ने उसको कोई सराहा नहीं, उसको अपनाया भी नहीं। जब आप एक चीज को नहीं अपनाते उसका मतलब यू कंडेम इट ऑटोमेटिक। सो चाहे वो पठानकोट कह लें, यूडी कह लें, या पुलवामा जो इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है, इन सारों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एक ही चीज आई थी, वी डिनाई इट। व्हाई डू वी डिनाई इट? क्योंकि हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको बुरा समझते हैं। फॉरेन सॉइल के ऊपर अटैक लॉन्च करना बुरा है, और ये चीज इंडिया को भी फॉलो करनी चाहिए। कल क्यों अपने सबमरीन्स भेजे चले जा रहे थे? देखिए आप जो बात कह रहे हैं कि आईएसआई और सेना भी ऐसा ही मानती है, सारे ऐसा मानते हैं कि ये टैक्स जौन से हैं एक दूसरे की सॉइल के ऊपर ही करना गलत है। इसी तो हमारी सेना बार बार कह रही है कि अभी भी पीस कर लो, कल सबमरीन आई, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने किस तरह। तो अगर आप ये मानते हैं तो आपको सबसे पहले मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंप देना चाहिए, दाऊद इब्राहिम को भी दे देना चाहिए, इन 3 लोगों को आपको भारत को सौंप देना चाहिए, मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम। आप इशारे करेंगे, ऐसे तो नहीं चल सकता। अगर आप चाहते हैं कि जी हमें ये बंदा हैंड ओवर करे, वो बंदा हैंड ओवर करे, या चलो उसके खिलाफ फलां और ढमका एक्शन ले लें, उसके लिए एक फॉर्मल डायलॉग प्रोसेस होना होता है। ये हमेशा इसको कहते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी।
तो मुझे तो लगता है सारा कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है भारत की जो जायज मांगे हैं हमारी हुकूमत उसको पूरा करना चाहती है। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें, शाह महमूद कुरैशी साहब के इंटरव्यू, वो कहते हैं हम सारा कुछ कर भी सकते हैं, हम सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन इससे हम कह रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भारत या साइड जौन सी हमारे साथ टेबल पर आए, टॉक्स शुरू करें, टॉक्स के बाद फिर एक्शन होगा, लेकिन एक्शन टॉक से पहले कभी नहीं होते। मुनीब, गोली और बोली दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मुनीब, आपको ये समझना होगा कि गोली और बोली दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तशद्दुद बस कर दीजिए, गोलियां पाकिस्तान नहीं बरसा रहा, हम अमन पसंद लोग हैं। आपके घर में बैठे हुए लोग बरसा रहे हैं, हाफिज सईद बरसा रहा है, मौलाना मसूद अजहर बरसा रहा है, दाऊद इब्राहिम षड्यंत्र कर रहा है। आप इन चीजों को नहीं जानते क्या? आपको पता नहीं है क्या? और अगर ये लोग बरसा रहे हैं, आपके पड़ोसी के रिश्ते आपके पड़ोसी से खराब कर रहे हैं, तो उन देशों को सौंप देते जिन देशों में ये इस तरह की एक्शन कर रहे हैं। क्या है आप, मतलब हम लोग एक्शन लेते हैं, पाकिस्तान एक्शन लेता है, एक कदम लिया है, फिर दूसरा कदम होगा, फिर तीसरा कदम होगा, हो रहा है, जल्द से जल्द हो रहा है। 26/11 के बाद के 10 कदम बता दीजिए। 26/11 के बाद के 10 कदम बता दीजिए। करते आप पाकिस्तान को डिस्करेज कर रहे हैं। मुनीब, 26/11 के बाद के 10 कदम बता दीजिए। कौन से 10 कदम आपने 2008 के बाद 26/11 के बाद लिए? 11 साल हो गए हैं। क्या हाफिज सईद को सजा हुई? उसके बाद क्या मक्की को सजा हुई? मैं बताता हूं, नो वरीज। उसके बाद कदम ये हुआ है कि जी 4 मार्च 2019 को एक लॉ पास होता है, देर आया पर दुरुस्त आया। उसके बाद क्या होता है कि 2008 से 2019 11 साल आप सो रहे थे। मुनीब, ये बताइए 11 साल आप सो रहे थे, क्यों पकड़े गए हैं? क्योंकि इन लोगों के ऊपर शक व शुबहात, तो क्या ये बताइए 11 साल क्या आप सो रहे थे? 11 साल क्या सो रहे थे 2008 से 2019 साल अपहीवल्स हो रहे थे। 11 साल हम लोगों को कोई साथ नहीं मिल रहा था, कोई हम लोगों को डायलॉग नहीं मिल रहा था। क्या हो गया अगर मोदी साहब मिल गए? उससे कुछ नहीं हो पाया, उससे कुछ नहीं हो पाया। 2008 के बाद और बीच में इलेक्शन हो रही है, गवर्नमेंट बदल रही है, लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट आई है ये खुद पाकिस्तान के साथ ये कहती है आई बात करें, ये लोग इतने साल तक बैठे हैं, 2024 तक इधर बैठे हैं, तो ये मनमोहन सिंह करेंगे। They will see to it. पता नहीं है, लॉ के साथ कंप्लायंस आपकी जानकारी अधूरी है। सुन लीजिए मेरी बात। शर्मल शेख में भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। शर्मल शेख में भारत और पाकिस्तान की बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी, ये बताइए। यूसुफ रजा गिलानी और मनमोहन सिंह के बीच टॉक्स हुई थी या नहीं हुई थी, ये बताइए। हुई थी, लेकिन उसके बाद कितनी गवर्नमेंट बदली, कितना पॉलिटिकल टर्मोइल आया। अब हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है सारी। आपको अच्छा मुझे बताइए, एसएम कृष्णा जो भारत के विदेश मंत्री थे वो पाकिस्तान गए थे या नहीं गए थे? एसएम कृष्णा भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे या नहीं गए थे? जाना चाहते हैं ले लें, लेकिन उसका एक फॉर्मल प्रोसेस होता है ना। हमारे कुछ चहीते तो नहीं है ये सारे। जितने डोजियर आपको सौंपे गए हैं, मेरे ख्याल से अब आपके यहाँ पर एक कमरा बन गया होगा जिसमें आप वो तमाम फाइलें रख सकते हैं। कमरे भर के फाइलें दी आपको 26/11 पर। तो इसीलिए तो इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हुए। ये वाली हुकूमत इसके ऊपर अमल कर रही है। इस हुकूमत की बात करें, आप पीछे देखते रहते हैं, हर वक्त ये हुआ था, वो हुआ था, वो पीछे कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा मुनीब? जब पीछे कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा? मुझे आप बताइए। 11 साल लग गए आपको हाफिज सईद के बारे में पता करने में, और आप फिर से सबूत मांग रहे हैं। 11 साल से आप खामोश बैठे। धोना डाला वे सारों ने। आप 11 साल से खामोश बैठे कि नहीं बैठे 26/11 पर, ये बताइए। एक अच्छे हमसाये पुलवामा में भी बैठे हुए हैं आप, वरना मसूद अजहर पर कार्रवाई करते हैं आप। मसूद अजहर को गिरफ्तार करते, भले से वो अस्पताल में है, वही गिरफ्तारी होती। ये होती है तमीज से एक दूसरे से बैठ के बात करना, ना कि आंख मचोली खेलना। आंख मचोली का खेल लगा रखा है। आंख मचोली खेलना किसने शुरू किया है? ये पाकिस्तान ने शुरू किया है। पाकिस्तान ने शुरू नहीं किया, पाकिस्तान खत्म कर रहा है। अब आप प्लीज एलओसी की वायलेशन खत्म कीजिए, आप अपने सबमरीन्स भेजना बंद कीजिए, ये जो खाली तैयारे आते रहते हैं खाली पेलोड के साथ, ये बंद कीजिए, बातें शुरू करते हैं। देखिए आपका और मेरा एक ही लक्ष्य है, आप गोली चलाएं, हम बातें करें, हमें सिक्योरिटी मिले। मुझे लगता है आप नए लड़ाई किस चीज की है? नए कमेंटेटर मुझे दिख रहे हैं, इसलिए जो है आप उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं जो आज से 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले हुई।
1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था और हर बार चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, सबसे पूछा गया कि दाऊद को कब सौंपेंगे। कराची में क्लिफ्टन रोड पे रहता है वो। कश्मीर को लेकर तो मैदान किसके लिए खाली रह गया? आतंकवादियों के लिए। ये जो खाली मैदान छोड़ा हुआ है इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए ताकि आतंकवादी आकर इसको भर ना सकें। आतंकवादियों ने नाजायज फायदा उठाया है भारत और पाकिस्तान लड़ाई का। इसी कहते लड़ाई छोड़ो, सुलह करो। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे इकदाम और इन आतंकवादियों को पाल कौन रहा है? अपनी विलिंगनेस का इजहार है क्रैकडाउन। ये बता दीजिए इन आतंकवादियों को पाल कौन रहा है? इन आतंकवादियों को सेफ पैसेज कौन दे रहा है? इन आतंकवादियों को फंड कौन दे रहा है? इन आतंकवादियों को रिक्रूटमेंट कौन करवा रहा है? पाल रही है आपके आईएसआई, कश्मीर डिस्प्यूट चला आपके आईएसआई, जिसका मतलब शायद भारत पाल रहे हैं इनको। अगर भारत कश्मीर डिस्प्यूट खत्म कर इसीलिए वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ऐसे चले जाएंगे और बिरयानी खा रहे हैं, होगा कि नजर ही नहीं आएंगे। इसीलिए वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और बिरयानी खा रहे हैं। आप भाई हैं मेरे, आप मेरे भारतीय भाई हैं, आप इनको पालना बंद कीजिए प्लीज। जब पाकिस्तान इकदामात इनके खिलाफ लगता है हम हाफिज सईद मसूद अजहर को पाल रहे हैं। जरा मुनीब को थोड़ा समझा दीजिए। मुनीब, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहते हैं बात करो, टॉक्स जितनी बारी हुई है उतनी बारी ब्रेक डाउन हुई है क्योंकि खंजर पाकिस्तान आकर खोप देता है। आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करते हैं? अगर ये लोग आतंकवाद वहां पर फैला रहे हैं, साफ है आपके मुताबिक, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, तीनों को हमें सौंपे। समस्या तो आप फॉर्मल फोरम तो बनाएं, उसके ऊपर कहें कि सौंपे। मुझे तो लगता है सौंप भी सकते हैं। देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कहा है, आप बातें की, हमने बातें की, इस हुकूमत के साथ कभी फॉर्मल टॉक की? होने लगी थी सितंबर में जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे न्यूयॉर्क में, नहीं हुई। आप पुरानी हुकूमतों को गिन रहे हैं जो कि पता नहीं अपने दिन। वो पुरानी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं थी क्या? टिम्बकटू की थी। वो पुरानी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं थी जिनसे बात हो रही थी, वो टिम्बकटू की थी क्या? अच्छा भाई, मेरा एक सवाल है, अब आपको क्या चाहिए? अब की बात करें, व्हाट डू यू वांट नाउ? हमको चाहिए हाफिज सईद, हमको चाहिए दाऊद इब्राहिम, हमको चाहिए मसूद अजहर, दे दीजिए। तो फिर इसलिए डायलॉग शुरू कर दीजिए। आप दे दीजिए ना, डायलॉग शुरू हो जाएगा। आप दे दीजिए, डायलॉग शुरू हो जाएगा। बार मुसलसल हमारी हुकूमत आपको इनवाइट कर रही है और हमारी हुकूमत की एक शर्त है, आप एक आर्टिकल लिखे, आप एक आर्टिकल लिखे और ये बोले कि मैं खुद एक मांग करता हूं, पाकिस्तान पत्रकार, पाकिस्तान पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर तीनों को भारत को सौंप दिया जाना चाहिए। समस्या तो यह है मुनीब कि ये सब लोग आपकी सरकार से ऊपर हो गए हैं। मैं एक और बात करना चाहूंगा कि मैं कहता हूं कि भारतीय साइड भी आए और हमारे सरकार के न्योते को स्वीकार करे और वो उनके साथ डायलॉग शुरू करें। आप दे दीजिए, हम डायलॉग शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों ने इतनी ना, हाँ जी मुनीब, बातें तो पहले भी हुई है, हम आप पर भरोसा क्यों करें, ये जवाब देना। पीटीआई के साथ कब बातें हुई हैं? मुझे बताएं, पीटीआई सरकार के साथ कब बातें हुई हैं? नहीं, कल सीटीआई आ जाएगा, आप बोले इनके साथ कहाँ बातें हुई है? कल एलटीआई आ जाएगा, आप बोलेंगे इनके साथ कहाँ बातें हुई है? बोलना होता तो बातें ही करते रहे आपसे, काम की कोई काम नहीं करें आप। कि ये वाली सरकार जो सी है वो सिर्फ एक्शन नहीं कर रही, वो कानून भी पास कर रही है। क्यों? ताकि कानून। अच्छा, एक मिनट, मुनीब एक बात का जवाब दीजिए, क्या नवाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की सरकार नहीं थी? क्या परवेज मुशर्रफ की सरकार पाकिस्तान की सरकार नहीं थी? क्या आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति नहीं थे? बताइए मुझे, सवाल का जवाब दीजिए। क्या यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे? जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं जी, ये सारे थे, लेकिन थे ये पीटीआई हुकूमत कोई और हुकूमत है, वो कोई और हुकूमत है, थे सारे पाकिस्तान के। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, जो नई रियासत आई है पाकिस्तान में, इसकी डिफरेंट विजन है। आजमा कर देख लीजिए, मुझे नहीं लगता मायूसी। इसका मतलब आपकी बात सुनकर लगता है, आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं है, आपका अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं है। आप तो भारत क्यों इतना राहुल गांधी को बुरा कहते हैं? अगर कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो उसका राहुल गांधी कहां से आ गया भाई? पॉलिटिकल डिफरेंस। मैं हाफिज सईद की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं। ये तो वही हो गया जब मैंने सवाल पूछा था हाफिज सईद के बारे में, उन्होंने कहा था आपके यहाँ गोपाल पिल्ले जो होम सेक्रेटरी वो ऐसी बातें करते हैं। क्या कंपेरिजन कर रहे हैं मुनीब आप? क्या कंपेरिजन कर रहे हैं? राहुल गांधी हमारे डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के, जिसने 55 साल राज किया है। और आप कहाँ उनको हाफिज सईद, आप कहाँ उनको मसूद अजहर और आप कहाँ उनको दाऊद इब्राहिम के बयान बनाकर खड़े कर रहे हैं? खत्म ही ना हो। मेरे ख्याल से आप चाहते हैं कि ये सारे खुले घूमे और पाकिस्तान सिर्फ चाह रहे हैं कि इन पर क्रैकडाउन हो।
पाकिस्तान आतंकवादियों को क्रैकडाउन करना चाह रहा है, आप उस बात पे रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? खुश हो मेरी तरह। देखिए मैं कितना खुश हूं। पकड़े जा रहे हैं, अब तो एक एक पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। उस सारे चक्कर में मैं ये भी उम्मीद करता हूं कश्मीर के अंदर जिन जिनको अपने हकूक चाहिए, दोनों पाकिस्तान और भारत मिलकर उसके ऊपर भी काम करें ताकि कल को और आतंकवादी ना पैदा हो। बहुत तंग किया है, नाक में दम करके रख दिए ना। पैदा आप करते हैं और उसके बाद बातें करते हैं। बातें करवा लो, आपसे काम मत करवाओ। पाकिस्तान की हर चाल हर बात में बहुत अच्छी तरह समझता हूं। मुनीब से ये बातचीत हम फिर जारी रखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ और खबरें होंगी। एक बार हम फिर मुनीब से जुड़ेंगे और तब थोड़ा लंबी बात करेंगे। क्यों? बिल्कुल। लेकिन आप खामोश थी क्यों? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के कमांड आपको मुनीब के तर्क कुछ ज्यादा पसंद आ रहे थे? नहीं, मुनीब के तर्क नहीं पसंद आ रहे थे, वो शुरुआत की बात कर रहे थे। लेकिन मैंने उनसे पूछा आपके ऊपर भरोसा क्यों करें, उसका जवाब नहीं मिला। नहीं, भरोसा तो पाकिस्तान पर किया ही नहीं जा सकता। ब्रेक देते हैं।